हेलो दोस्तों, मेरा नाम है भीम और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सुपरपोजिशन वेव्स और स्टैंडिंग वेव्स के बारे में। तो ध्यान से स्टार्ट करते हैं एकदम सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। देखेंगे क्या करना है। बेसिकली ऐसा समझ लो कि एक स्ट्रिंग पे स्टार्टिंग हम लोग स्ट्रिंग से कर रहे हैं। ऐसे मान लो एक स्ट्रिंग पे दो वेव्स थी, दोनों का सेम एम्पलीट्यूड है ए, सेम वेवलेंथ, सेम सब कुछ। ये दोनों वेव्स की स्पीड है v सेम, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये दोनों वेव्स थोड़ी देर बाद सुपर इंपोज करेंगी या नहीं करेंगी? करेंगी, बिल्कुल करेंगी। और थोड़ी देर बाद क्या होगा, यहां पर फिलहाल जैसे ये वाला पार्टिकल है, इसका फिलहाल डिस्प्लेसमेंट जीरो है वाई एक्सिस में, लेकिन थोड़ी देर बाद ये डिस्टर्बेंस इस पार्टिकल को पहुंचेगा, ये डिस्टर्बेंस इस वाले पार्टिकल को पहुंचेगा, और दोनों ही जो डिस्टर्बेंसेस हैं वो इस रोप पर जो प्रेजेंट पार्टिकल्स हैं उनका डिस्प्लेसमेंट कैसा कराना चाहते हैं, ऊपर की तरफ। ये एक्चुअली वेव नहीं, ये क्या है, पल्स है जो कि इस स्ट्रिंग पर चल रही है। ये वाली पल्स भी सारे पार्टिकल्स को जा जाकर, जैसे ही पल्स ट्रेवल करेगी ना उस रोप पर, तो जितने भी पार्टिकल्स इसके रास्ते में पड़ेंगे सबको अपनी अपनी मीन पोजीशन से ऊपर उछालती चली जाएगी। ठीक है, फिर वो पार्टिकल्स क्या करेंगे, थोड़ी देर बाद थोड़ी देर बाद वापस नीचे आएंगे और अपने से आगे वाले पार्टिकल को उठा देंगे। तो ऐसे करके ये पूरा डिस्टर्बेंस मीडियम के अंदर प्रोपेगेट हो रहा है इस पल्स के थ्रू। ऐसे ये वाली पल्स है, ये वाली पल्स उन्हीं पार्टिकल्स को ये भी ऊपर पहुंचा रही है, लेकिन इस डायरेक्शन में डिस्टर्बेंस प्रोपेगेट कर रहा है। थोड़ी देर बाद जो ये पार्टिकल्स हैं फिलहाल, ये एक बीच में कुछ ऐसे पार्टिकल्स आएंगे जिनको ये वाली जो पल्स है इसकी वजह से भी डिस्टरबेंस मिलेगा, और ये वाली जो पल्स है इसका भी डिस्टरबेंस मिलेगा। तो कुल मिला के ये जो पार्टिकल है इसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2a। बात समझ में आती है? तो उसी उसी चीज को, जब इस पार्टिकल को इसके भी डिस्टरबेंस का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिले और इसके भी डिस्टरबेंस का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिले सेम टाइम पे, उसे बोलते हैं कंप्लीट सुपरपोजिशन। कंप्लीट सुपरपोजिशन आप समझ भी सकते हो कि जैसे ये दोनों जो पल्सेस थी वो एक के ऊपर एक आ जाए, बिल्कुल। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कुछ कुछ ऐसा लगता है ना कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जैसा, बस फर्क इतना है कि उसमें जो दोनों इंटरफेयर कर रही थी वो पूरी पूरी वेव्स थी, और यहाँ पे जो इंटरफेयर कर रही है वो फिलहाल क्या है हमारे पास, पल्स। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? कॉन्सेप्ट वही है, सेम बिल्कुल। ठीक है, अच्छा देखो ध्यान से, क्या हो जाएगा जब कंप्लीट सुपरपोजिशन होगा, ऑन कंप्लीट सुपरपोजिशन। कंप्लीट सुपरपोजिशन के टाइम पे हमें जो रोप है ये कुछ ऐसी नजर आएगी, ध्यान से देखो। कुछ बात समझ में आ रही है? और ये जो पॉइंट्स हैं बीच वाला, इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, 2a। ये बात समझ में आती है आपको? ठीक है, अच्छा फिलहाल में आप ध्यान से देख रहे हो, इसकी और इसकी एनर्जी, दोनों डिस्टर्बेंसेस की जो एनर्जी थी वो फिलहाल जितने भी ये पार्टिकल्स अपने अपने इधर मीन पोजीशन से थोड़ा डिस्प्लेस हुए पड़े इनके पास है। ठीक है, अच्छा थोड़ी देर बाद क्या होगा, यही पार्टिकल्स वापस से नीचे आएंगे, है ना, और आगे वाले पार्टिकल्स, थोड़े इधर वाले पार्टिकल्स ऊपर उठ जाएंगे और इधर वाले पार्टिकल्स भी ऊपर उठ जाएंगे। मतलब होगा क्या कि थोड़ी देर बाद ये पल्स कुछ ऐसे नजर आएंगी हमें, देखो ध्यान से। जो ये वाली पल्स थी वो ऐसे निकल जाएगी, और ये वाली जो पल्स थी वो ऐसे निकल जाएगी, और दोनों को ऐसा लगेगा जैसे कि कभी पहले मिली ही नहीं थी, और जो इनके इनिशियल एम्पलीट्यूड्स थे वही ए। जब हम प्रैक्टिकल सिचुएशंस में देखते हैं तो ऐसे दो जब ये टकराती हैं, वे पल्स टकराती हैं, तो कुछ एनर्जी का लॉस होता है, लेकिन फिलहाल के केस में हम लोग एनर्जी का कोई लॉस कंसीडर नहीं कर रहे। हम ये मानेंगे कि जितनी पल्सेस के पास पहले टोटल एनर्जी थी अब भी उतनी ही रहेंगी। ये बात आपको समझ में आती है? तो हमने देखा कि कब ऐसी, जब हमारे पास ये जो पल्सेस हैं सुपर इंपोज करें, जब दोनों के दोनों का जो एम्पलीट्यूड है वो दोनों के दोनों का पॉजिटिव डायरेक्शन में है। ठीक है, वाई पॉजिटिव वाई में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब ऐसे ही हम लोग देखेंगे जब एक तो सीधी हो और एक उल्टी हो, वो दोनों सुपर इंपोज करें तो क्या होगा, दिमाग में आई क्या होगा? बहुत ही सिंपल सा केस है, समझ लेते हैं, देख लेते हैं यहीं पर। ठीक है, देखो वो वाला केस ऐसा होगा, ये वाली पल्स का भी एम्पलीट्यूड है और ये वाली पल्स का भी एम्पलीट्यूड है, लेकिन ये जा रही है ऐसे v वेलोसिटी से और ये ऐसे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, थोड़ी देर बाद क्या होगा, दोनों मीट करेंगी, और जब इनका कंप्लीट सुपरपोजिशन होगा, मैं वही ऑन कंप्लीट सुपरपोजिशन वाला बीच में डायग्राम बना रहा हूं, तो क्या होगा ध्यान से समझना, ये वाला लूप बिल्कुल ऐसे, और ये वाला ऐसे। यही तो कंप्लीट सुपरपोजिशन वाली कंडीशन होगी। लेकिन इस टाइम पे ध्यान से देखना, ये वाला, ये जो यहाँ पे जो भी पार्टिकल होगा उसको ये वाली जो पल्स है ये तो ऐसे प्लस ए तक लेके जाने चाहती है, और जबकि ये जो नीचे वाली पल्स आ रही थी इसको माइनस ए पर लेके जाने जा रही है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, किसी पार्टिकल का जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वाई नेट दैट विल बी y1 + y2, अब वो कह रहा है प्लस ए, वो कह रहा है माइनस, तो नेट कितना हो जाएगा, जीरो।
ठीक है, तो इसका मतलब जो ये वाले पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, ऐसे इधर वाला पार्टिकल, इधर वाला पार्टिकल, इधर वाला पार्टिकल, इन सबका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। तो कुल मिला के ये जो पूरी पूरी स्ट्रिंग है वो हमें इस टाइम पर जब कंप्लीट सुपरपोजिशन होगा बहुत ही थोड़े से इंस्टेंट के लिए हमको दिखेगा और ये पूरी पूरी स्ट्रिंग हमको सीधी नजर आएगी। क्या बात समझ में आती है? ठीक है, अच्छा इस टाइम पे जब बिल्कुल सीधी नजर आ रही है तो ऐसा नहीं लग रहा कि पल्सेस गायब कहां हो गई, इनकी एनर्जी कहां चली गई? पहले तो डिस्टर्बेंस था मीडियम में, तो आप ये बिल्कुल भी ना सोचे कि एनर्जी कहीं लॉस हो गई, क्योंकि एनर्जी का लॉस तो हम कंसिडर नहीं करते, ये एनर्जी जरूर किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। पहले पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में थी, अब जरूर ये किस फॉर्म में आ गई होगी? काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। ध्यान से देखें, फिलहाल में सारे के सारे पार्टिकल्स जो हैं, सारे के सारे पार्टिकल्स वो किस पर हैं? अपनी मीन पोजीशन पर। और मीन पोजीशन पर क्या मैक्सिमम होती है? स्पीड। जब स्पीड मैक्सिमम होगी मीन पोजीशन पे तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी, हालांकि पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। ठीक है, तो और वैसे भी हम लोग देख सकते हैं, आप ध्यान से देखो ये वाला जो पार्टिकल, अगर मैं आपसे पूछूं ये किधर जा रहा था, क्योंकि ये ऊपर वाली वेवलेट जो इधर जा रहा था, जो पल्स इधर जा रही थी उसका ये पार्ट था, तो ये किधर जा रहा था? अपने से पीछे वाले पार्टिकल के पाथ को फॉलो करेगा तो नीचे। ऐसे ही ये वाला किधर जा रहा था पार्टिकल? ये वाला इस वाली वेवलेट पे इधर था, तो इसका मतलब ये इसके नीचे। ठीक है, ऐसे ही आप इधर वाले अगर पार्टिकल को देखेंगे तो अपने से पीछे वाले पार्टिकल के पाथ को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि ऊपर। ऐसे ही ये वाला पार्टिकल अपने से पीछे वाले को ऊपर। तो जो भी लूप के बिल्कुल इस हाफ से जस्ट इधर वाले पार्टिकल्स हैं उन सब की वेलोसिटी नीचे की डायरेक्शन में, और जो भी उधर वाले पार्टिकल्स हैं उनकी वेलोसिटी ऊपर की डायरेक्शन में। तो होगा क्या? ध्यान से देखें, इनका अगर मैं वेलोसिटी डायग्राम बनाऊं तो कुछ ऐसा लगेगा, जैसे ये वाला पार्टिकल है, ये तो इसका इसके भी मीन पोजीशन पे था, इसके भी मीन पोजीशन था, तो इसकी रफ्तार मैक्सिमम थी, कुछ ऐसा। एकदम जो सेंटर वाला पार्टिकल है उसकी रफ्तार जीरो हो जाएगी। ठीक है, एकदम जो इधर वाला पार्टिकल है उसकी भी मैक्सिमम ऐसे ऊपर की तरफ, और बीच वाले जो पार्टिकल्स हैं उनकी रफ्तार कुछ ऐसे लगेंगी, हमको देखना ध्यान से। कुछ बात समझ में आई आपको कि मैंने ये वेलोसिटी वाला डायग्राम कैसे बनाया? इनका ये इनकी वेलोसिटी इसको दिखाते हैं। अच्छा होगा क्या? जस्ट इस इंस्टेंट के बाद ये जो पार्टिकल्स की वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, ये सारे जो भी अभी मीन पोजीशन पे थे ये सब ऊपर की तरफ जाएंगे और ये वाले सब नीचे की तरफ हो जाएंगे। तो उसकी वजह से थोड़ी देर बाद ये हमें पल्स कैसी दिखने लग जाएगी? कुछ ऐसी। ध्यान से देखना, ये जो पार्टिकल्स हैं ये कुछ ऐसी पल्स जनरेट कर देंगे नीचे, और ये जो ऊपर जा रहे थे पार्टिकल्स ये कुछ ऐसी पल्स जनरेट करा देंगे, और ये वही होंगी जिनका पहले वो एम्पलीट्यूड था ए और ए, और ये इसकी रफ्तार इधर v और इसकी रफ्तार इधर v। तो ये भी ऐसी लग रही है ना बाद में कंप्लीट सुपरपोजिशन वाले केस के बाद, जब ये बिल्कुल सेपरेट हो जाएंगी, जैसे ये पहले वाली लगी थी कि कभी मिली ही ना हो, ऐसे ये लग रही है कि ये वाली उधर निकल गई हो, ये वाली इधर निकल गई हो। कुछ बात समझ में आ रही है आपको? तो ये था हमारा बिल्कुल बेसिक सा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के वेव्स एक्चुअली सुपरइम्पोज कैसे करती हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग इसी में पढ़ेंगे स्टैंडिंग वेव्स कैसे बनती हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग स्टडी करने वाले हैं स्टैंडिंग वेव्स के बारे में। हम लोग स्टैंडिंग वेव्स की जो डेफिनेशन है वो सब वगैरह ऐसे जानने से पहले नॉर्मली समझते हैं ना कि कैसे स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। आप सिंपल सा ऐसे समझो कि मैं दो वेव्स का सुपरपोजिशन करा रहा हूँ, और दो वेव्स कैसी हैं वो दोनों वेव्स, पहले मैं एक्जैक्टली एक एग्जांपल ले रहा हूँ बस, कि मान लीजिए ये दो वेव्स हैं, एक इधर की तरफ ट्रेवल कर रही है और एक इधर की तरफ ट्रेवल कर रही है, दोनों ये हैं एक ही स्ट्रिंग पे, बस मैं बना रहा हूँ जिससे कि समझना सिंपल हो जाए। ठीक है, दोनों की सेम स्पीड है v और दोनों का सेम एम्पलीट्यूड है a। अब ये दोनों वेव्स सुपर इंपोज करती है, क्या करती है? सुपर इंपोज। ध्यान से देखना, मैंने आपके लिए चार डायग्राम बना रखे हैं, एक है t इज इक्वल टू 0 पर, एक है t इज इक्वल टू t/4, t/2 और 3t/4। चारों डायग्राम अलग अलग सिंपली समझेंगे, बहुत ही आसान सी चीज है। ध्यान से देखना, t इज इक्वल टू 0 पर क्या होगा जब ये दोनों सुपर इंपोज कर रहे हैं। ध्यान से देखें आप, ये वाला जो x इज इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल है ये अपनी मीन पोजीशन है, ये भी अपनी मीन पोजीशन पे है, तो कुल मिला के इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो। ऐसे ही ये वाला जो पार्टिकल है इसका फिलहाल डिस्प्लेसमेंट a है, इसका भी a है, तो फिलहाल जब ये दोनों वेव सुपर इंपोज करेंगे तो इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 2a। ऐसे ही ये वाला पार्टिकल जीरो, फिर ये नेगेटिव में 2a। तो कुल मिला के जो जब ये वेव सुपर इंपोज करेंगी तो कुल मिला के जो रिजल्टेंट वेव फॉर्म है वो कुछ ऐसी नजर आएगी, और जिसमें कि ये जो रिजल्टेंट वेव थी इसका एम्पलीट्यूड कितना हो गया है? 2a। इसके इन पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड 2a हो गया। अब आप ध्यान से देखना, ऐसे ही हम लोग बात करते हैं t इज इक्वल टू t/4 पे, हुआ क्या होगा? t/4 टाइम में ये जो ऊपर वाली वेव है ये इधर की तरफ ट्रेवल कर गई होगी, कितना? λ/4। ठीक है, तो मैंने क्या करा, इसके λ/4 को आगे शिफ्ट करा दिया, तो ये वाला पॉइंट x इज इक्वल टू 0 वाली पोजीशन पे पहुंच गया, और ये जो x इज इक्वल टू 0 वाली पोजीशन पे जिस पार्टिकल का ये डिस्प्लेसमेंट था 0 वाला, ये फिलहाल यहां पर पहुंच जाएगा। तो इसी तरीके से ये वेव पूरी प्रोपेगेट कर गई आगे, कितना? λ/4। ऐसी ये वाली जो वेव थी ये इधर की तरफ ट्रेवल कर गई है λ/4, और कुल मिला के रिजल्टेंट वेव फॉर्म ऐसी दिखेगी आपको। ठीक है, अब इन दोनों का जब सुपरपोजिशन होगा तो हम देखना चाहते हैं कि वेव फॉर्म आएगी कैसी। ठीक है,
तो ध्यान से देखें, ये वाला जो पार्टिकल है इसका डिस्प्लेसमेंट फिलहाल कितना है, माइनस ए, और ये वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है, प्लस ए। तो फाइनली इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कुल मिला के सुपरपोजिशन के बाद कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है, ऐसे ये वाला जो पार्टिकल इसका जीरो जीरो, तो फाइनली भी जीरो। अब ये वाला पार्टिकल देखें, ये प्लस ए, इसका माइनस ए, और इसका फिर से जीरो। अब बीच का कोई पार्टिकल देखें, इसका जितना पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है इसका इतना ही नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है, तो जीरो। कुल मिला के ये समझ में आ रहा है कि इस पूरी स्ट्रिंग पर जितने भी ये पार्टिकल्स हैं फिलहाल इन सबका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जीरो। और स्ट्रिंग हमको ऐसी नजर आएगी, मतलब ऑल द पार्टिकल्स एट दिस टाइम आर एट देयर मीन पोजीशन। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है। अब फिर वही बात समझ देखने को समझ में आती है कि यार हमने जब पहले किया था, क्या किया था, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स करा था स्ट्रिंग पर, जब वेव्स भी क्या, वेव्स की पल्स थी, दोनों जब सुपर इम्पोज कर रही थी। अब ये कुछ कुछ वैसे ही सुपरपोजिशन है ना, जिसमें कि जितना ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट्स हैं उतने ही इन पार्टिकल्स के नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट तो जीरो आ गया, लेकिन एनर्जी कहीं तो वही है, किस फॉर्म में चली गई है, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। वही रीजन है कि सारे के सारे पार्टिकल्स फिलहाल अपनी मीन पोजीशन पे है, तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, और वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। अब मैं बनाना चाहता हूं कि वो वेलोसिटी फिलहाल है कैसी, किस पार्टिकल की किस डायरेक्शन में वेलोसिटी किसकी कम है किसकी ज्यादा, वो मैं सब बनाना चाहता हूं। ध्यान से देखना, ये वाला पार्टिकल फिलहाल अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे है, इसके अकॉर्डिंग भी और इसके अकॉर्डिंग भी, तो कुल मिला के इसकी वेलोसिटी भी जीरो थी, इसकी भी जीरो थी, तो नेट जीरो। ठीक है, आप ये वाले पार्टिकल को देखें, ये फिलहाल अपनी मीन पोजीशन पे था, इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम थी, किस डायरेक्शन में थी, अपने से पीछे वाले पार्टिकल को फॉलो कर रहा है, मतलब नीचे की तरफ थी और वो भी मैक्सिमम। ऐसे ही आप ये वाले पार्टिकल को देखें, ये वाले पार्टिकल की रफ्तार किधर थी, नीचे की तरफ, क्यों, अपने से पीछे वाले पार्टिकल के पाथ को फॉलो करेगा, और वो भी कैसे है, नीचे की तरफ। तो कुल मिला के इस पॉइंट पर वेलोसिटीज एडअप हो जाएंगी, और इसकी जो नेट वेलोसिटी होगी वो कुछ ऐसी होगी। ठीक है, जबकि आप इस वाले पॉइंट को देखो, इस वाले पॉइंट को, ये इस वाली वेव के अकॉर्डिंग भी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे, इस वाली वेव के अकॉर्डिंग भी एक्सट्रीम पोजीशन पे, कुल मिला के इसकी रफ्तार हो गई जीरो। क्या बात समझ में आ रही है? तो जितनी पॉइंट्स आपको ऐसे दिख रहे हैं ना जो अपनी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर थे, उनकी रफ्तार क्या हो जाएगी, जीरो। ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, इन सब की रफ्तार जीरो है। अब इनको देखो, ये वाले की मैक्सिमम, इसी तरीके से ये वाला जो हम पॉइंट देखेंगे इसकी भी रफ्तार मैक्सिमम होगी, होगी या नहीं होगी, किस तरफ होगी, ये वाले पार्टिकल की रफ्तार है ऊपर की तरफ, क्यों, अपने से पीछे वाले को फॉलो करेगा, इस वाले पार्टिकल की रफ्तार भी ऊपर की तरफ, वेलोसिटीज एडअप होंगी, और कुल मिला के ऐसी। आप बीच के अब किसी पार्टिकल को देखते हैं, इधर वाले किसी पार्टिकल को देखते हैं, इस वाले पार्टिकल की रफ्तार किधर है बताओ, नीचे, इस वाले पार्टिकल की रफ्तार किधर है बताओ, नीचे। तो कुल मिला के वेलोसिटी एडअप होंगी, और वेलोसिटीज कुछ इस तरीके की आपको नजर आएंगी जब आप सबकी ऐसे करके देखोगे। तो कुछ बात समझ में आ रही है? उसी तरीके से इसमें और फिर ये वेलोसिटीज इसी तरीके से हम लोग बना सकते हैं सबके लिए। कुल मिला के आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि मैंने ये कैसे बनाया है? एक सेकंड, इसको जरा करेक्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से इनकी वेलोसिटीज वेरी कर रही है। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ पे आते हैं हम लोग t इज इक्वल टू t/2 टाइम पर। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये t/2 टाइम बाद ये जो वेव थी ये इधर की तरफ λ/2 शिफ्ट हो गई है, इसकी वजह से जहां पर ये वाली चीज थी ये λ/2 आगे शिफ्ट हुई तो यहाँ पहुंच गई। ऐसी ही जो ये वाली वेव थी ये इधर से λ/2 इधर शिफ्ट हो गई है, तो ये ऐसी हो जाएगी। इसका भी एम्पलीट्यूड ये था, इसका भी ये था। अब जो रिजल्टेंट वेव बनेगी दोनों सुपरइम्पोज करेंगी और उसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, 2a। कैसे, ये वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जीरो, ये वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जीरो, जबकि ये वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट माइनस है, इसका माइनस है, तो फिर इसका कितना हो जाएगा, -2a, फिर ये जीरो, फिर ये 2a, -2a। तो इसी तरीके से जब मैं इन सबको मिलाऊंगा तो मेरे को कुछ ऐसी वेव नजर आएगी, कुछ ऐसी वेव फॉर्म नजर आएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एम्पलीट्यूड कितना हो गया है, 2a। ठीक है, अब देखो आगे हमने ये डायग्राम बनाया 3t/4 पे, तो सीधी सी बात है इतने टाइम में ये जो वेव होगी ये कितनी आगे बढ़ जाएगी, t/4 में आगे बढ़ती थी λ/4, तो 3t/4 में 3λ/4, 3λ/4 जब ये वेव आगे बढ़ जाएगी मतलब इसका और थोड़ा 1/4 पोर्शन आगे बढ़ गई, तो ये कुछ ऐसे नजर आने लग जाएगी वेव। क्यों? क्योंकि इसके जो यहाँ से जो ये पीछे वाला पोर्शन होगा ये इधर आ जाएगा। ऐसी ही जो ये वाली वेव है ये इधर शिफ्ट होगी तो ये वाला पॉइंट इधर आ जाएगा, यानी कि ये इधर आ गया, तो कुछ ऐसी वेव्स नजर आने लग जाएंगी। अब इनका जब हम सुपर पोजिशन कराएंगे तो सेम ये t/4 वाले केस जैसा लगेगा, ध्यान से देखना।
ये वाले पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट ए, ये वाले पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट माइनस ए, तो कुल मिला के इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो। ऐसे ये वाले पॉइंट का भी जीरो, ये वाले पॉइंट का भी जीरो, जीरो जीरो, बीच के किसी पॉइंट का देखोगे आप, जितना इसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव उतना ही इसका नेगेटिव, तो कुल मिला के डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो। इसका मतलब कि ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग फिर से हमें कैसी नजर आएगी, ऐसे हॉरिजॉन्टल नजर आएगी। मतलब कि इस वाली स्ट्रिंग में भी सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी मीन पोजीशन पर हैं। अब ऐसी अगर मैं वेलोसिटी डायग्राम बनाना चाहूं तो बना सकता हूं, आराम से ध्यान से देखना। ऊपर वाले केस की तरह आपको ये समझ में आता है कि ये वाले पार्टिकल की रफ्तार मैक्सिमम है, किस डायरेक्शन में है, अपने से पीछे वाले पार्टिकल को फॉलो करेगा तो ऊपर की तरफ। ऐसी इस वाले पार्टिकल की, इसके पीछे वाला पार्टिकल कौन है, ये, तो इसकी ऊपर। तो कुल मिला के वेलोसिटीज एडअप होंगी और वेलोसिटी कुछ ऐसी, ठीक है। जबकि ये जो पॉइंट है, ये पार्टिकल्स जो हैं ये अपनी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे थे, तो वेलोसिटीज जुड़ के जीरो। ऐसे ये वाले पार्टिकल्स एक्सट्रीम पोजीशन पे थे तो जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो। तो अगर मैं वेलोसिटीज इनकी बनाऊं तो कुछ ऐसे दिखेंगे मेरे को वेलोसिटी वेक्टर्स इस इंस्टेंट पे। और इस इंस्टेंट पे इन पार्टिकल्स की जितनी जितनी मैं रफ्तार बना रहा हूं, यही हर एक पार्टिकल की अपनी अपनी मैक्सिमम रफ्तार हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आई कि मैंने ये डायग्राम्स कैसे बनाए। अब आप ध्यान से सोचने समझने की कोशिश करना, आपको एक चीज ऑब्जर्व होगी कि कुछ पार्टिकल्स इस पर ऐसे हैं, जैसे ये वाला पॉइंट x इज इक्वल टू जीरो वाला, लैम्डा बाई टू वाला, लैम्डा, थ्री लैम्डा बाई टू, और फिर टू लैम्डा। ये जो पॉइंट्स लैम्डा बाई टू के हाफ मल्टीपल है, देखो इनका यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना है, जीरो। अच्छा, इस वाली वेव के अंदर भी इनका, यहाँ पर तो सबका डिस्प्लेसमेंट जीरो है। फिर इसके बाद देखो यहाँ पर इसके अंदर ये वाले का डिस्प्लेसमेंट, इसका, इसका, इन सबका डिस्प्लेसमेंट अब भी कितना है, जीरो। ठीक है, ऐसी इस वाली पर तो सबका जीरो ही है। आप किसी भी जनरल टाइम टी पर भी देखोगे तो ये पार्टिकल्स कुछ ऐसे पाए गए, एक्स इज इक्वल टू जीरो वाला, एक्स इज इक्वल टू लैम्डा बाई टू वाला, एक्स इज इक्वल टू लैम्डा, एक्स इज इक्वल टू एनी मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई टू, कोई भी इवन मल्टीपल हो लैम्डा बाई टू का या और मल्टीपल हो। ये पार्टिकल्स ये देखे गए कि भाई इनका जो डिस्प्लेसमेंट है वो हर टाइम पर जीरो आ रहा है, हर टाइम पर जीरो आ रहा है। तो कुछ ऐसा लग रहा है ना, इस पूरी वेव, इस पूरी स्ट्रिंग को इन पॉइंट्स पर कुछ हमने जैसे कीले जैसे गाड़ दिए हूं, जिससे कि इनका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया है। हकीकत में ऐसा हमने करा नहीं है, पर ये वर्चुअली ऐसे लगते हैं। ठीक है, दिखने में हमको ऐसे लगता है। तो इसका मतलब क्या है, जब इन ऐसे सारे पार्टिकल्स जिनका हर इंस्टेंट पर, हर टाइम पर डिस्प्लेसमेंट जीरो है वेव के अंदर, उन्हें बोलते हैं हम लोग नोड्स। क्या बोलते हैं, नोड्स। और ये जो अभी आपने वेव देखी जिनमें कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनमें कि हमेशा उनका डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टैंडिंग वेव्स। अब स्टैंडिंग वेव्स ही क्यों बोलते हैं, ये समझने की कोशिश करना। जब ये पॉइंट्स नोड्स हैं तो एक बात पक्की है कि इधर का जो भी डिस्टरबेंस है, इधर की जो भी एनर्जी है, वो कभी भी इधर प्रोपेगेट नहीं कर पाएगी। क्यों, अगर ये प्रोपेगेट करती तो ये जो पार्टिकल्स थे, जो नोड्स बने हुए हैं, ये जरूर अपनी मीन पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस होते, जो कि ये हुए ही नहीं है। हुए ही नहीं है मतलब कि इनके थ्रू एनर्जी गई ही नहीं है, मतलब कि ये जो वेव है ये एनर्जी को कैरी नहीं कर पा रही है किसी रीजन में। यहां से इन दो नोड्स, ये एक नोड है, ये एक नोड है, इन दो नोड्स के बीच के रीजन में जो एनर्जी है वो इसी रीजन में रहेगी, इस रीजन से इस रीजन में नहीं जा रही। कुछ बात समझ में आ रही है। इसका मतलब कि ऐसी वेव्स जो कि एनर्जी ही कैरी ना कर पाए, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैंडिंग वेव्स या फिर स्टेशनरी वेव्स। समझ में आ रही है बात। ठीक है, तो हमने जो अभी देखा, ये जो प्रोड्यूस हुई, दीज आर कॉल्ड स्टैंडिंग वेव्स। तो हमने ये देखा, ये हमारी जो स्टैंडिंग वेव्स थी, ये जनरेट किस वजह से हुई थी, कि हमने एग्जांपल के तौर पे माना था कि एक वेव है जो कि इधर जा रही है रफ्तार v के साथ, और ऐसी ही दूसरी वेव है जो कि सेम एम्पलीट्यूड रखती है लेकिन रफ्तार v के साथ इधर जा रही है। तो मैं क्या करूं, पहले मैं इन दोनों की इक्वेशंस लिख देता हूं और फिर इन दोनों को हम लोग सम कर देंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। है क्या बात कि मुझे पता चल गया कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनका डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो है और मैंने उनको नाम दे दिया नोड्स। ऐसे ही कुछ पॉइंट्स आप देख रहे हो जिनका डिस्प्लेसमेंट जब भी है, उनका जो डिस्प्लेसमेंट है वही मैक्सिमम है, मतलब टू एम्पलीट्यूड वाले जो पार्टिकल है उनको बोलते हैं हम लोग एंटी नोड्स। क्या बोलते हैं, एंटी नोड्स। लेकिन मैं तो एक ऐसी इक्वेशन फाइंड आउट करना चाहता हूं जिससे कि मैं किसी भी टाइम टी पर सिर्फ x इज इक्वल टू ये लैम्डा बाई टू के मल्टीपल्स या फिर ये
जो एंटी नोड्स वाले पॉइंट्स है इनका डिस्प्लेसमेंट नहीं, मैं किसी भी टाइम टी पर किसी भी एक्स दूरी वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बता पाऊं, मतलब मैं फाइनली इस सुपरपोज्ड वेव की इक्वेशन बता पाऊं, जिसको हम लोग स्टैंडिंग वेव बोल रहे हैं। कुछ बात समझ में आ रही है? तो मैं इन दोनों की इक्वेशन लिखता हूं और सिंपली सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग उनको ऐड कर देता हूं। ध्यान से देखना, जो पहली वाली वेव है मान लेते हैं मैं उसकी इक्वेशन लिख रहा हूं y इज इक्वल टू, क्या लिखना चाहिए ध्यान से देखना, a एम्पलीट्यूड a है साइन, अब बात आई कि इसका जो फेज है वो मैं क्या लिखूं, के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी प्लस के एक्स। एक बात तो पक्की है कि ओमेगा टी और के एक्स का साइन अपोजिट होना है, क्योंकि वेव जो है ऊपर वाली वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ट्रेवल कर रही है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये जो x इज इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल है, इसके एसएचएम की अगर मैं इक्वेशन देता हूं तो वो मेरे को कैसी देनी पड़ेगी, ध्यान से देखना। ये t इज इक्वल टू 0 पर इस x इज इक्वल टू 0 वाले पार्टिकल की जो रफ्तार है वो कैसे है, नीचे की तरफ। जब नीचे की तरफ है मतलब वेलोसिटी नेगेटिव है, मतलब कि मेरे को इसका जो y है वो कैसे देना पड़ेगा, a sin के x माइनस ओमेगा टी। कुछ बात समझ में आ रही है? जिससे कि जब मैं इसकी देखना ध्यान से, y इज इक्वल टू a sin के x माइनस ओमेगा टी आ गया, इसमें आप x इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हो तो इस पार्टिकल की जो एसएचएम की इक्वेशन है वो आ जाएगी y इज इक्वल टू माइनस a sin ओमेगा टी, जो कि ऑबे कर रहा है कि भाई पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 टाइम बाद नीचे ही जाने वाला है, ठीक है। अब ऐसी मेरे को अगर इस वाले की इक्वेशन लिखनी है तो मैं क्या लिखूंगा, y इज इक्वल टू, ये वेव नेगेटिव एक्स की तरफ जा रही है, इसका मतलब ओमेगा टी और x दोनों का साइन सेम रहेगा, ठीक है, x और t दोनों का साइन सेम रहेगा, तो मैं क्या लिख दूंगा, y इज इक्वल टू a sin के एक्स प्लस ओमेगा टी। और वैसे भी समझ में आता है कि t इज इक्वल टू 0 पर इस वाले पार्टिकल की रफ्तार सोचो किधर की तरफ है, अपने से पीछे वाला पार्टिकल, इससे जस्ट पीछे वाला पार्टिकल है ये, इसके बाद को फॉलो करेगा तो इसकी रफ्तार है ऊपर की तरफ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस वाला लगा दिया। जैसे आप x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे आ जाएगा a sin ओमेगा टी, जो कि इसके एसएचएम की इक्वेशन को सही एकदम रिप्रेजेंट करता है। तो स्टैंडिंग वेव के लिए जो इक्वेशन होगी y नेट, वो मैं क्या लिखूंगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग y1 प्लस y2, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास, a sin के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस a sin के एक्स प्लस ओमेगा टी। इन दोनों को हम लोग सम करेंगे, वही साइन सी प्लस साइन डी वगैरह वाला फॉर्मूला लगाओगे, तो ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, a इंटू 2 साइन, इसको प्लस प्लस करोगे के एक्स और ये कॉस ओमेगा टी, ठीक है। इस 2 को आगे लिख रहा हूं, a को पीछे लिख रहा हूं, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 2a sin के एक्स कॉस ओमेगा टी। ध्यान से देखना, ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन निकल के आई। ये किसकी इक्वेशन है, इस स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है। इस स्टैंडिंग वेव के अंदर हमें समझ में आ रहा है, ये इसमें से जो टाइम वेरिंग पार्ट है वो कौन सा वाला है, ये वाला जो कि कॉस का फंक्शन है, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को दिखाता है, और ये जो पार्ट है जो कि एक्स का फंक्शन है, इट रिप्रेजेंट्स एम्पलीट्यूड। क्या है ये, एम्पलीट्यूड। ये कौन से वाले पार्टिकल का एम्पलीट्यूड है भाई, एक्स पे डिपेंड कर रहा है, मतलब कि अलग अलग एक्स वाले पार्टिकल का अलग अलग एम्पलीट्यूड है। दिख भी रहा है यार कि ये जो पार्टिकल्स हैं इनमें आप ध्यान से देख रहे हो कि ये जो बिल्कुल यहाँ पे बीच वाला पॉइंट था ये तो 2a दूरी तक चला गया मैक्सिमम, लेकिन जो ये वाला पार्टिकल है ये तो खाली इतना ही जा पा रहा है, ये तो खाली इतना ही जा पा रहा है। कि बात समझ में आ रही है, मतलब कि सारे पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड सेम नहीं है। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, जिसको हम एंटी नोड्स बोल रहे हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका एम्पलीट्यूड 0 है, उनको हम नोड्स बोल रहे हैं, और कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका एम्पलीट्यूड बीच का सा है, हमें नहीं पता कितना है। क्या बात समझ में आ रही है? ये इस बात से भी इसकी कंसिस्टेंसी दिखती है, जब आप यहाँ पे वेलोसिटीज देख रहे हो इनकी, जिस पॉइंट को बाद में जाके एंटी नोड बनना है ना, ध्यान से देखना, जिस पॉइंट को इससे जस्ट बाद में जाके एंटी नोड बनना है, वो यहां से जब चला तो सबसे तेज रफ्तार के साथ चला, इसलिए वो यहां पर आकर एंटी नोड बन गया। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, जब ये इसमें आता है, ऐसे ही जो ये वाला पॉइंट है आप ध्यान से देखें, हाँ, जब ये वाला पॉइंट जो है ये जब यहां से चला सबसे तेज रफ्तार के साथ चला, और जब हम t इज इक्वल टू कैपिटल T पे डायग्राम बनाएंगे तो वो डायग्राम एग्जैक्टली वैसा ही बनेगा जैसा कि t इज इक्वल टू 0 पर है। तो पार्टिकल जो यहां से चला सबसे तेज चला, क्यों? क्योंकि उसको मैक्सिमम दूरी तक जाना था, उसका एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा था। क्या बात समझ में आ रही है? तो अलग अलग एक्स दूरी वाले पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड है वो अलग अलग है। जबकि आप ये कॉस ओमेगा टी वाला टर्म देख रहे हो, ये कॉस ओमेगा टी वाले टर्म में जो फेज है ओमेगा टी, फेज ओमेगा टी, ये इस बार इस वेव की इक्वेशन में इस बात पर डिपेंड नहीं कर रहा कि कौन से वाले एक्स दूरी वाले पार्टिकल की आप बात कर रहे हो। इसका मतलब कि जितने भी पार्टिकल्स हैं इस पूरी स्ट्रिंग पर सबका फेज सेम है। क्या सेम है? फेज। लेकिन क्या अलग अलग है? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड अलग होने का यह मतलब है कि सारे पार्टिकल्स मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम दूरी तक जाएंगे वो सारे पार्टिकल्स की सेम नहीं होगी, अलग अलग होगी। लेकिन फेज सेम होने का यह मतलब है कि सारे पार्टिकल्स जब भी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएंगे तो एक साथ अपनी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएंगे।
क्या बात समझ में आ रही है? तो हो क्या रहा होगा, t इज इक्वल टू 0 पर ये जो स्टैंडिंग वेव थी इसके अंदर एक लूप आप देखें वो कुछ ऐसा दिख रहा था, ठीक है। फिर t इज इक्वल टू t/4 पर यही ऐसा हो गया, फिर t इज इक्वल टू t/2 पर यही ऐसा हो गया, फिर t इज इक्वल टू 3t/4 पे वापस से सीधा हो गया, फिर t इज इक्वल टू कैपिटल T पे फिर से ऐसा हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो लूप है ये कुछ जब हम देखते हैं वास्तव में प्रैक्टिकली लैब में, ऐसे एक स्ट्रिंग को दो एंड्स के बीच में फिक्स कर देते हैं। एक एक्सपेरिमेंट जो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे दैट इज सोनोमीटर वायर के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा जाता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पर उसके अंदर हमें वास्तव में ऐसे लूप्स बनते हुए दिखते हैं कि एक लूप ऐसे बना, फिर ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, ये जो लूप्स हैं ये ऑसिलेट करते हैं ऐसे। कुछ बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो दिस इज आवर स्टैंडिंग वेव। अब इससे जो आगे का डिस्कशन है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।